नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग महेश बर्णवाल भारत का इतिहास अध्याय 3 जो कि ताम्रपाषाण कृषिक संस्कृतियां हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन वीडियो के मिल जाए तुरंत ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक या ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और पहला टॉपिक हमारा है ताम्रपाषाण युग की बस्तियां। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक या चालकोलिथिक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख हैं। ठीक है, किसमें दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण की खुदाई हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक और अहमदनगर गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर स्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी पुरास्थल जौरवे संस्कृति के हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु दैमाबाद और इनामगांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। ये देखिए मैप के द्वारा ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो भारत में फैले हुए थे वो इसमें दिखाए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए पूरा दिया गया है। यहाँ नीचे देखिए आप दैमाबाद, ये रहा। ठीक है, ये रहा दैमाबाद, जिसमें लिखा है कि ताम्रपाषाण युगीन सबसे बड़ी बस्ती जो वस्तुतः जौर संस्कृति में संबंध रखती थी। ठीक है, कौन सी थी? ये दैमाबाद थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तब तक हम लोग तांबे का प्रथम कोल्हाड़ी जो औजार था वो आपके अतीरी पक्कम तमिलनाडु में प्राप्त हुआ था। चलिए आगे हम ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम लोग ताम्रपाषाण युग के स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला बलूचिस्तान, दूसरा सिंधु, तीसरा राजस्थान, चौथा पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छठवां उत्तर प्रदेश। तो बलूचिस्तान सभ्यता में आपका मेहरगढ़ आ गया, जिसमें नाल, कुल्ली और प्लेटा हैं। सिंधु में आपका आमरी सभ्यता, जिसमें आमारी, कोट दीजियान जिसमें सभ्यता। राजस्थान में आपका उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, जिसमें सोपी सभ्यता, कालीबंगन, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर, बनास सभ्यता, आहार व गिलुंद। और पश्चिमी महाराष्ट्र सवालदा सभ्यता और जौरवे सभ्यता। और सवालदा में आपका जौरवे आ जाएगा और जौरवे सभ्यता में आपका दैमाबाद, इनामगांव, नेवासा, सोगावोन आ जाएगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा सभ्यता आ जाएगा, इसमें आपका देव दंगवांडा और कपाथा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका आर्चर्ड कलर्ड पार्टरी सभ्यता। ठीक है, वो आ गई। अतरंजी खेड़ा में लाल किला सही में मिला है ये। चलिए देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में। तो जैसे पहला स्थल आपका नवदा टोली है जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। इस स्थल का उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया। इंदौर के निकट नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। यहाँ से चित्रित काले मृद्भांड मिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं ताम्रवती के बारे में, जो कि राजस्थान में है। काले मृद्भांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। तीसरा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं हैं: रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडा, हाथी। ठोस धातु से निर्मित हुई हैं। कलश सावधान के प्रमाण, कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इनामगांव जो कि महाराष्ट्र में है, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य। पांचवा है नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, पटसन का प्रमुख साक्ष्य व लाल ताल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। हमने बॉक्सेस को पढ़ लिया ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में। अब हम थोड़ा और पॉइंट जान लेते हैं।
कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिराद के अलावा वर्धमान जिले के पांडु राजा ढिबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिष स्थल उल्लेखनीय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती अथवा तांबा वाली जगह है। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच किया गया है तथा गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। आगे ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे का भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अलावा कई दलहन फसलें भी पैदा करते थे। चलिए इधर देख लेते हैं, इस तरफ जो पैराग्राफ दिया हुआ है। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। इनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। आइए दैमाबाद की ख्याति, ठीक है, दैमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिसमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। महाराष्ट्र में लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे और इनाम गांव में मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। मैंने मार्कर का साइज बढ़ा लिया है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियों यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। आइए कायथा कल्चर के बारे में देखिए। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से दर्शनीय है। यह राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के लिए निकट पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं तीर की नोक, परछे की फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि। ठीक है। गणेश्वर हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई, ठीक है, प्री हड़प्पन, ठीक है, प्री हड़प्पन ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। चलिए आगे देखते हैं। कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं, परंतु साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। नवदा टोली, एरण और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। कई प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व में आते आते लुप्त हो गई। केवल जौरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक ही जीवित रही।
चलिए प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो हमने ऊपर पढ़ी उसको एक नज़र में देख लिया जाए। जैसे आ से आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व राजस्थान की उदयपुर में है। का से कायथा संस्कृति 2400 से 1700 ईसा पूर्व चंबल नदी के क्षेत्र में है। स से सवालदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से महाराष्ट्र की धुलिया। प्र से प्रभास संस्कृति 2000 ईसा पूर्व 2000 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात की तटीय क्षेत्र में है। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व नर्मदा नदी क्षेत्र में। र से रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र। और जो से जौरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का दैमाबाद व इनाम गाँव है। तो क्या बन गया? आकस प्रमारजो। ठीक है, ये कोड बन गया याद करने के लिए, आकस प्रमारजो। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं आहार, कायथा, सवालदा, प्रभास और प्रमार। ठीक है, मालवा, फिर रंगपुर और जौरवे, ये आपके लिए याद करने के लिए आसान हो गया। देखिए कितनी अच्छी किताब है कि आपको जो भी याद करना है उसकी ट्रिक भी दे देता है ये किताब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। किसकी कमी? वर्षा की कमी के कारण। आइए ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व देख लेते हैं। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने का कला जानते थे। लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाली इसी समुदाय के लोग हैं जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए हैं। वे पश्चिमी भारत में चावल पैदा करते थे तथा अन्न के साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन तथा पश्चिमी सभ्यता में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शव की संस्कार विधियां भी भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम में दिशा में रखा जाता था। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा। लोग तांबे में टिन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबा से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, न वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। चलिए ताम्र निधियां और मृदभांड अवस्थाओं के बारे में अब हम लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां, ताम्र उपकरणों के जखीरे जिनको कहा जाता है। ठीक है, 40 से भी अधिक ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपन, सूल, आदमी जैसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में गुगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। ठीक है, पतली शीट जिसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के लौह युग के बारे में अब हम लोग देखेंगे। दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुतः रेडियो के कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में भी कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां, लौह हल्लूर, पयम वाली आदि में भी ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल तथा हल्लूर की खुदाई और संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इन शवाधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृदभांड तथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृदभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम लेते हैं तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति से होता है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। महापाषाण मेगालिथ शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतर है। मेगालिथ शब्द दो शब्द मेगा व लिथ से मिलकर बना है। आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों से है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्नल मीडीज टेलर ने 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित शोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नलूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 के बीच पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिन व्हीलर ने 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया है। चलिए आगे देख लेते हैं। महापाषाण युगीन संस्कृतियों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों की आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट वन। दक्षिण भारत में दफन करने के इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में निम्न स्थानों जैसे महाराष्ट्र नागपुर के पास, कर्नाटक मस्की, आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा, तमिलनाडु आदि चनालूर और केरल में पाई गई हैं। चलिए आगे इधर देख लेते हैं। इस तरफ पैराग्राफ में भौतिक संस्कृतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला आपका बर्तन हो गया, तो कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृदभांड हैं। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। दूसरा, इनके ऊपर दस्ता व घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके मिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुएं। महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य भारत में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चानालूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप में पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट वन। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकाने के लिए लोहे का दस्ता होता था। चलिए आगे देखते हैं। उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरची, कुदाले, हंसिए, फरसे, फान, सबल, बरछे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड, तस्तरियाँ लटकाने वाले लैंप, कटोरे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों में कांस्य के आभूषण जड़े हैं, तीर के फल तथा बरछे के फल जिनके पात्र खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घंटियां पाई गई हैं जो कि घोड़े अथवा गाय बैल की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थानों में मिले हैं। चलिए आखिरी पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अपना। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, सावधान विधियां। ठीक है, आंशिक सावधान। महापाषाण संस्कृति में अधिकांशतः मृतकों का आंशिक सावधान मिलता है। दक्षिण भारत से मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। चलिए अब पूर्ण समाधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण समाधान। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा, मास्की आदि चन्नलूर आदि से पूर्ण समाधान के भी उदाहरण मिले हैं। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों कलेशों में भरकर दफनाया जाता था जिससे कलश समाधान कहा जाता था। चलिए लास्ट वन इसी टॉपिक का देख लिया जाए। अंत्येष्टि सामग्री। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। तो दोस्तों आज का टॉपिक
और चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी जानकारी या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके कहने पर ही देखिए मैंने हिस्ट्री शुरू किया था, और आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा सा ज़्यादा करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में सक्षम प्राप्त कर सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।